आज मैं बैंकिंग कंपनी में आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिससे आपको फायदा होगा। जो इससे लेक्चर 1 में जो मैंने आपको परफॉर्मा दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, उसका आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये मैंने एक परफॉर्मा बैंकिंग कंपनी का इससे पिछली क्लास में डिस्कस किया है। उसमें मैंने एक टर्म यूज किया था कि शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आता है, इंटरेस्ट अर्नड आता है, और शेड्यूल नंबर 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आता है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का मतलब है बैंकिंग कंपनी का खर्च इंटरेस्ट में जो हुआ वो शेड्यूल नंबर 14, 13, 14, 15, 15 में जाएगा, और बैंकिंग कंपनी ने जो कमाई करी है इंटरेस्ट में वो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। शेड्यूल नंबर 13 में एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। शेड्यूल नंबर 13 में एक टर्म और आता है डिस्काउंट ऑन बिल्स। सपोज डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीव्ड इन 1920, डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीव्ड इन 1920 40,000 है, और इसमें एक वर्ड यूज होता है रिबेट। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। एक्चुअली ये इसका दूसरा वर्ड होना चाहिए एडवांस इनकम। ये एडवांस इनकम है जो हमें करंट ईयर में मिल गई है, मगर ये इनकम नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। ये करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर में मिली है, रिसीव्ड इन करंट ईयर, बट इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। और यदि ये क्लोजिंग बैलेंस है, यदि ये 31 मार्च 20 का है तो इसमें से माइनस होगा, और यदि ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड फर्स्ट अप्रैल 19 का है, यदि ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 1 अप्रैल 19 का है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो प्लस होगा क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। एक बार फिर से देख लीजिए, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 40,000 है, रिसीव्ड इन 1920। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड रिसीव्ड इन 1920 40,000 है, और इसमें नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो रिबेट है, द रिबेट द डिस्काउंट विच बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर 2021, वो 3,000 है, वो 40,000 में जुड़ी हुई है। उस अमाउंट को हमें 40,000 में से माइनस करना पड़ेगा। याद कीजिए, P&L में हम यही करते थे, एडवांस इनकम को रिड्यूस करते थे। हम एडवांस इनकम को रिड्यूस करते थे और क्लोजिंग वाली को और ओपनिंग वाली एडवांस इनकम को इंक्लूड करते थे। यहां पर हमें वही करना है। ओपनिंग वाली एडवांस इनकम को हमें ओपनिंग वाली एडवांस इनकम को हमें जोड़ना है, और क्लोजिंग वाली एडवांस इनकम को हमें घटाना है। और इस एडवांस इनकम को यहां पर बोला जा रहा है रिबेट। इट इज कॉल्ड रिबेट। दूसरा वर्ड एडवांस इनकम है। तो जब हम ऐसा प्लस और माइनस करेंगे, 40,000 माइनस 3 प्लस 2, तो ये आ रहा है 39,000। ये आ जाएगा डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑन accrual basis। डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑन accrual basis। देखिए, हम लोग पीएल में जो भी चीज लेते हैं, वॉट एवर आइटम वी टेक इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी कंसिडर ऑन accrual basis। हम उस आइटम को accrual basis पे लेते हैं। We consider those item on accrual basis। accrual basis क्या होता है?
कंसिडर इनकम इन पीएल फॉर रेलिवेंट 12 months. Consider income in PL for relevant 12 months. Consider expenses in PL for relevant 12 months. अब याद करो, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते थे, वहां यदि हम कोई इनकम लेते थे, इनकम रिसीव्ड लेते थे हम कोई भी, तो उसमें जोड़ते थे प्लस आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड वाली, माइनस आउटस्टैंडिंग इनकम ओपनिंग बैलेंस, ये घटाते थे, ये प्लस करते थे। आउटस्टैंडिंग इनकम एंड वाली प्लस करते थे और आउटस्टैंडिंग इनकम ओपनिंग वाली माइनस करते थे। ऐसा हम अक्रूवल बेसिस बनाने के लिए करते थे। फिर इसी प्रकार माइनस एडवांस इनकम, माइनस एडवांस इनकम, एडवांस इनकम जो हम माइनस करते थे वो क्लोजिंग वाली करते थे। ये हम यहां पर कर रहे हैं, रिबेट क्लोजिंग माइनस कर रहे हैं। ये ब्रैकेट का मतलब यहां माइनस है। और प्लस एडवांस इनकम ओपनिंग बैलेंस वाली हम प्लस करते थे। जब हम ऐसा कर लेते थे तो हमारी इनकम, कोई भी जो इनकम होती थी, ऑन अक्रूवल बेसिस आ जाती है। वो इनकम हमारी अक्रूवल बेसिस आ जाती है। ये हमको यहां पर भी करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी का पीएल बनाते समय। इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर, प्लस आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड, आखिरी दिन, माइनस आउटस्टैंडिंग इनकम एट द बिगिनिंग यदि है तो, माइनस एडवांस इनकम क्लोजिंग, प्लस एडवांस इनकम ओपनिंग बैलेंस, तब जाके आएगा इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस। ये हमें बैंकिंग कंपनी में ध्यान रखना है। तब जाके हमारा जो ऊपर 13 नंबर शेड्यूल है वो निकल पाएगा, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न तब निकल पाएगा। तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कौन सी आइटम किस हेडिंग में लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से टैक्स का आता है, टैक्स का प्रोविजन अकाउंट। ये टैक्स का प्रोविजन अकाउंट कई चैप्टर्स में यूज होता है। इसका परफॉर्मा इस प्रकार है, ये जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में और बाकी चैप्टर में भी यही टैक्स का प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बच्चों बाकी पेपर से टफ माना जाता है और इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है। अब देखिए यहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंस, बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर ओपनिंग बैलेंस आएगा। और जो टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए वो यहां आएगा, टू बैलेंस कैरेड डाउन। ये यहां क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और जो टैक्स पेड है, जो सेटल्ड है, टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड, वो यहां आएगा, जो टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड है। यहां पर आता है बाय पीएल। ये जो बाय पीएल है ये जाएगा पीएल में।
बैंकिंग कंपनी के पीएल में अंडर द हेडिंग ये जाएगा प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ये टैक्स प्रोविजन है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। 1419 को ओपनिंग बैलेंस टैक्स प्रोविजन का 1 लाख है। टैक्स सेटल्ड इन 1920 ऑफ पास्ट ईयर, लास्ट ईयर का 1,05,000 है, ये पेड हुआ। और क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड 1,18,000 है रुपीज में सब। तो व्हाट अमाउंट इज टेकन टू पीएल? पीएल में कौन सी अमाउंट जाएगी? व्हाट अमाउंट विल बी टेकन टू पीएल? इसका सिंपल तरीका, ये जो लेजर आपको सजेस्ट किया गया है इसको ड्रॉ कर लीजिए। जो लेजर आपको दिया जा रहा है इसको ड्रॉ कर लीजिए। इस लेजर को मैं जब ड्रॉ करूंगा तो पिक्चर इस प्रकार बनेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख टू बैंक, जो लायबिलिटी सेटल्ड हुई 1,05,000 टू बैलेंस कैरेड डाउन, आई थिंक ये गिवन है 1,18,000 जी। तो 118,105 डेबिट में आ गया। 223 बाय पीएल 123 आएगा। तो पीएल अकाउंट जब आप एक बैंकिंग कंपनी का बनाएंगे या किसी भी कंपनी का बनाएंगे वहां पर 123,000 आ जाएगा। यू विल शो 1,23,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन यू विल ड्रॉ the profit and loss account of a banking company। फिर एक और चीज आती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहां पर आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। टू बैड डेट्स जितने भी हुए वो डेबिट में आ जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। और जितना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें आगे लेके जाना है, टू बैलेंस कैरेड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है और बैलेंसिंग फिगर पीएल में जाता है। बैलेंसिंग फिगर गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैड डेट्स का। दिस इज हाउ बैड डेट्स अकाउंट इज ड्रॉन। इसको एडलेस से भी कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस प्लस बैड डेट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस प्लस बैड डेट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस इक्वल्स टू, इसका दूसरा तरीका है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीबीडी प्लस बैड डेट्स during the year minus opening balance of PBD equal to amount of PBD in PL। ये इसका दूसरा तरीका है। तो ये चीजें छोटी छोटी अभी यूज होनी हैं, क्योंकि बच्चों अभी पीएल में हम ये भी सीखेंगे, यदि लोन बैंक के द्वारा उधार दिया गया लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है,
जिसको हम शॉर्ट में एनपीए बोलते हैं। बैंक के द्वारा दिया गया लोन यदि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है तो उस पर इंटरेस्ट बैंक अर्न करना बंद कर देता है और ऐसे खाते की रिकवरी शुरू कर देता है। बैंक क्या करता है? बैंकर वॉचेस if loan has become non-performing asset, if loan has become non-performing asset, यदि कोई भी लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है तो उस पे होने वाली इंटरेस्ट की कमाई बैंक बंद कर देता है, इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है, क्योंकि बैंक को यह खतरा हो जाता है इंटरेस्ट तो छोड़ो, प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैंकर इज इन वरी। इसका क्या उपाय है? इसका यही उपाय है कि उस पे इंटरेस्ट मत लो, अभी मत लो, जब मिलेगा तब लेना। और फॉर द टाइम बीइंग ऐसे लोन से मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम को बंद कर दो। ऐसा बैंक करता है। बैंकर स्टॉप्स मेकिंग इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज्ड। तो ये चीज भी हमें ध्यान रख। और एनपीए से यदि खबर मिल जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, बैंक को पीबीडी बनाना पड़ता है। बैंक स्टॉप्स इससे पहले मैंने आपको यह बता दिया कि रिबेट को कैसे ट्रीट करना है, पीबीडी को कैसे ट्रीट करना है और इनकम टैक्स को कैसे ट्रीट करना है। ये तीन बातें आपने सीख ली। अब हम बच्चों इसी में वी आर गोइंग फर्दर। तो अब मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको भेजा है, इस क्वेश्चन को मैं लेने जा रहा हूं और मेन मेन कंटेंट्स मैं क्वेश्चन के लिख भी रहा हूं। पूरा क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं फटाफट। यहां पर जो मैं बात कर रहा था उसका मतलब था नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। बैंक स्टॉप्स accruing interest, bank stops accruing interest on NPA, makes provision for PBD, makes provision for PBD। बैंक जो है इंटरेस्ट क्रिएट करना बंद कर देता है, अक्रू करना, और पीबीडी के लिए प्रोविजन बनाता है जो बैंक है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसी को मैं ले रहा हूं आगे फर्दर इसी क्वेश्चन में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको पूरा कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं। जी, यहां देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये बुक का। तो बुक में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्वेश्चन है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, 3 zeros ऑमिट कर देते हैं, 3 zeros ऑमिटेड, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है 3707। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट 2038। कैपिटल का अभी कोई रोल नहीं है। सैलरीज 200, 3 zeros ऑमिटेड हैं,
डायरेक्टर्स फी 30, रेंट 90 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, पोस्टेज 60, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये रिजर्व है बैलेंस शीट में जाता है जो हम क्रिएट करेंगे, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व हम क्रिएट करेंगे वो आएगा, ये वाला बैलेंस शीट में जाएगा। जो पहले से रिजर्व होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, सुनते जाएं। जो रिजर्व पहले से होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, और जो रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, जो रिजर्व हम क्रिएट करते हैं वो रिजर्व पीएल में आता है। कमीशन एक्सेट्रा, कमीशन एक्सचेंज एक्सेट्रा, ये कमाई होती है बैंक की। कमीशन एक्सचेंज एक्सेट्रा बैंक की कमाई है, ये अदर इनकम्स में जाएगा। रेंट रिसीव्ड भी अदर इनकम में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अदर इनकम में जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। जो परफॉर्मा आपको दिया गया है लेक्चर 1 में, ये उसी के कंटिन्यूएशन में लेक्चर 2 है। स्टेशनरी 40, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सब पीएल में जाएंगे। ऑडिट फी 5, ऑडिट फी 5। इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है। कस्टमर जिसने 10 लाख रुपीस देने थे बैंकरप्ट हो गया। कस्टमर हु हैज टू गिव अस रुपीस 10 लाख became bankrupt, became bankrupt. 50% will be recovered, इसका मतलब पीबीडी बनेगा। ये जो लाइन लिखी है पीबीडी बनाने के लिए लिखी है, पीबीडी बनेगा। Another PBD needed, ऊपर 5 लाख तो बनेगा ही, अनदर पीबीडी 1.5 लाख और बनेगा। अनदर पीबीडी 1.5 लाख और बनेगा। रिबेट ऑन बीआर डिस्काउंटेड, ये वही एडवांस इनकम होती है। 31 मार्च 09 12,000 ये जुड़ेगा। 31 मार्च 2010 ये क्लोजिंग रिबेट है, ये घटेगा, ये एडवांस इनकम है। प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 बनाना है। डायरेक्टर डिजायर टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी कैपिटल, ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे 10% डिविडेंड देना है, और कैपिटल है 10 लाख की। शेयर कैपिटल पे 10% डिविडेंड देना है। कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की है, और कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको याद होना चाहिए ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व यदि नहीं भी लिखा है तो भी ऑटोमेटिकली उसमें 25% का रिजर्व जाता ही है। ड्रॉ पीएल अकाउंट,
ऑन 31 मार्च 2010। पीएल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2010 को। अब देखिए आपके सामने है, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 13। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 13, डिस्काउंट ऑन बीआर। डिस्काउंट ऑन बीआर ये ले लीजिए पहले। डिस्काउंट ऑन बीआर है क्वेश्चन में ऊपर 3707 प्लस ओपनिंग रिबेट, इसमें जोड़नी है 12,000। 3 जीरोज ओमिटेड है, 12 की रिबेट जोड़नी है, माइनस क्लोजिंग रिबेट 31 मार्च 10 वाली रिबेट माइनस करनी है, वो 16 है। तो 3707 प्लस 12 माइनस 16, 3707 प्लस 12 माइनस 16, ये करके ये आ रहा है हमारे पास 3703 ऑन अक्रूवल बेसिस। डिस्काउंट ऑन अक्रूवल बेसिस 12 months, whether received or not received, paid or not paid। ये हमारा शेड्यूल नंबर 13 हो गया। शेड्यूल 14 अदर इनकम्स, शेड्यूल 14 अदर इनकम्स, ये है हमारे पास कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कमीशन एंड एक्सचेंज 190, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, मिसलेनियस इनकम 65। मिसलेनियस इनकम में हमारे पास था रेंट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 200, कमीशन एक्सचेंज 190 का था, इनको जोड़ लीजिए 455, ऑल 3 जीरोज ओमिटेड हैं, 455 ये हमारी अदर इनकम्स आ गई। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे में शेड्यूल नंबर 15, इसमें बच्चों दो प्रोनाउंसिएशन यूज होती है, कोई स्केड्यूल होता है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश इंग्लिश है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। We are aware of, some people call it schedule, one is American and one is British English, that there is a different pronunciation। इसके बाद आता है खर्चों में, हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 2038, सब में मैं बोल रहा हूं 3 जीरोज ओमिटेड है, हर जगह लिखना है 3 जीरोज ओमिटेड। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के बाद और कोई इंटरेस्ट का खर्चा मुझे नहीं दिख रहा है। अब आता है शेड्यूल 15, 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, ये है सैलरीज 200,
सैलरी इज 200, डायरेक्टर्स फी डायरेक्टर्स फी 30, रेंट एंड टैक्सेस 90, पोस्टेज जी बच्चों, पोस्टेज 60, इसके बाद है बहुत ध्यान से करना पड़ता आइटम को, एक भी गलती, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 30, फिर ऑडिट फी 5 है बच्चों, 5, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस 40, and then preliminary expenses, they were 25. ये टोटल आ रहा है बच्चों 480 थाउजेंड्स में, 480 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 480। अब हमारे पास एक और शेड्यूल बचा, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। इसमें है मेरे पास पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक तो एक कस्टमर पे 10 लाख में से 5 लाख डूब गए, 3 zeros ऑमिटेड है, तो 500 लाख तो 500,000 तो ये हो जाएंगे, और एक पीबीडी और है 150,000 का, तो पीबीडी हमारा जो रिक्वायर्ड है वो 650 हो गया। फिर से समझ लीजिए, उन्होंने बोला एक ग्राहक से 10 लाख रुपए लेने हैं, 50% नहीं मिलेगा, 500 लाख और 1.5 लाख फर्दर बोला, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा बच्चों, दोनों बनेंगे। तो जब दोनों बनेंगे तो पीबीडी आप देखिए 650 हो जाएगा 3 zeros ऑमिट करने के बाद, और इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में गिवन था कितना बनाना है, क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं।
प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाने के लिए बोला गया है, ये बच्चों यहां पहले मैंने गलती से 60,000 लिखा है, इसको 6,50,000 कर लीजिए। यहां बच्चों क्वेश्चन लिखने में जरा सी एक करेक्शन कर लीजिए। 6,50,000 इन प्लेस ऑफ 60,000 आप इसे 6,50,000 कर लीजिए क्वेश्चन में। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 6,50,000 का बनना है, तो 3 जीरो ऑमिट करके 650 ये भी आ जाएगा, तो ये टोटल 1,300 आ गया। 3 जीरोस ऑमिटेड है, ये देखिए लिखा है हर जगह। अब मेरा पूरा P&L का परफॉर्मा, उसकी वर्किंग पूरी रेडी हो गई, और इंप्लाइड रूल है एक, 25% ऑफ करंट ईयर नेट प्रॉफिट टू PL टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये भी जरूरी है। 25% of net profit to be transferred to statutory reserve, ये भी जरूरी है। ये अभी PL में बनाने जा रहा हूं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए अब यहां से मेरा PL शुरू होता है, कॉलम 2 ही बनाने होते हैं। 31 मार्च 10 को ये करंट ईयर है, 31 मार्च 9 इसमें कोई फिगर नहीं है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये अब यहां पे ले लीजिए सबसे पहले और ये है 30 एज ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। सबसे पहले 1 इनकम, इनकम में ले लीजिए इंटरेस्ट अर्न्ड, और यहां पर शेड्यूल नंबर भी लिखना है, ये एक कॉलम और बनेगा शेड्यूल नंबर का। इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल नंबर 13, ये वर्किंग नोट किया जा चुका है 3703। अदर इनकम्स 455 शेड्यूल नंबर 14, इनको टोटल करेंगे 4158। टोटल। सेकेंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, इसमें आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15,2038। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16,480। provisions and contingencies 1300। I have made the working note।
3818। अब ऊपर जो इनकम है 4158 और 3818 में माइनस करेंगे तो यहां पर मेरा थर्ड हेडिंग आ जाएगा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में मेरे पास आएगा 340 करंट ईयर नेट प्रॉफिट। ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं कुछ, तो यही 340 ही रहेगा। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कैसे आया? ऊपर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दीजिए तो प्रॉफिट आ गया करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। फिर आएगा एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 340 का 25% निकाल लीजिए। 340 का 25% 85। फिर प्रपोज डिविडेंड 1 लाख। 1 लाख के 3 जीरोस ऑमिट करने हैं। 1 लाख कैसे आया? 10 लाख की कैपिटल थी, 10 लाख की कैपिटल है, इसका 10% इक्विटी डिविडेंड इज 1 लाख। 1 लाख के 3 जीरोस ऑमिट करेंगे तो 100 लिखा जाएगा थाउजेंड्स में। डिविडेंड जो है इक्विटी कैपिटल का निकलता है, 100 आ गया प्रपोज डिविडेंड। अब जो बैलेंस बचा वो कैरिड टू बैलेंस शीट चला जाएगा। बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट 340 में से ऊपर के 85 और 100 माइनस कर दीजिए तो 155 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा पूरा P&L एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया, जिस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। और सारे स्टेप्स इसमें आपने लगाए और आज कुछ और बातें सीखी जिसमें मैं और कल नेक्स्ट क्लास में और उस पर आपको हेल्प करूंगा।